हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है। तो जलोढ़ मिट्टी पर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। और भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो जो पश्चिम बंगाल है वहां पे चावल सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो तांबे धातु का उपयोग किया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का उपयोग किया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लोहा पे आप लोग टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आप cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए आप थीटा का मान निकाल लीजिए और जो थीटा का मान यहाँ से निकले आपको क्या करना है, इस थीटा के पास आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3 थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 3। इसको कटा दीजिए, 3 3 9 और यहाँ पे एक 0, यानी 30 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे बोल रहा है कि cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे अब आपको कितना रख देना है, 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा और थीटा के जगह पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे √3/2 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है? इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा फसल है जो व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। तो यहाँ पे देखिए जो तंबाकू है वो क्या है, एक व्यावसायिक फसल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल वर्णक होता है जिसे हम लोग हरित लवक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है आपको बताना है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो हरा दिखाई देती हैं। तो किसके कारण से दिखाई देती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें Mg पाया जाता है। Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। यानी जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है।
और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं या भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, इस भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक, डी ऑप्शन है समूहवाचक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूरदास शब्द है, तो सूरदास क्या है, एक नाम है। जब ये एक नाम है तो ये कौन सी संज्ञा होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। और यहाँ पे देखिए खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, यहाँ पे इसका छाया कितना बन रहा है, तो छाया की लंबाई कितना है, 4√3 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो जो ये सूर्य का उन्नयन कोण है, ये वाला, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ये लंब दिया है और ये आधार दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है, कोट में होता है और टेन में होता है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं टेन। तो यहाँ पे लेते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा क्या होता है, यहाँ पे आधार होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें क्या दिया है, जो दिया रहता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में। तो हम यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। बस आपको यहाँ पे लंब रख देना है और आधार रख देना है। तो ये क्या है, 12 मीटर लंब है और ये क्या है, इसका आधार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना है, आप देख सकते हैं 12 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मीटर और आधार कितना है, तो यहाँ पे 4√3 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4√3 मीटर। यहाँ पे देखिए 4 3 12, 3 बार में कटेगा और मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा, टेन थीटा बराबर ऊपर बचा 3 और नीचे √3। तो यहाँ पे देखिए 3 कैसे लिखा जाता है, तो √3 गुणे √3। आपको पता है कि 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए √3 में √3 से जब गुणा होगा तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2√3 हम लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम 2√3 में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर हम कितना लिखेंगे, √3 गुणे यहाँ पे लिखेंगे √3 और बट्टा के नीचे क्या है, √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3। √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे इसी थीटा का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री। √3 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, tan से tan ये कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा हम लोगों का, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के यहाँ पे जमाव के कारण क्या होता है, शरीर में थकान, शरीर का जो मांसपेशियां होता है उसमें थकान या दर्द का अनुभव होता है। तो किस एसिड के कारण यानी किस अम्ल के कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का नया नाम क्या है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। योजना आयोग का 2015 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और जो योजना आयोग या नीति आयोग होता है इसका मुखिया कौन होता है यानी प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न भारी नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री दी है 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री रख देना है और यहाँ भी 60 डिग्री रख देना और इसका मान रख के बस आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख देते हैं साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कोस थीटा। अब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री रख दीजिए, यहाँ भी 60 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री प्लस यहाँ भी लिख देते हैं हम कोस, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और प्लस कोस 60 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। अब आपको यहाँ पे छोटा सा बट्टा का जोड़ बनाना है, 2 का लघुत्तम 2 से एक बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 2 एक बार में कट जाएगा और 1 से इसमें गुणा होगा तो ये भी कितना होगा 1 होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी आसान था, बस आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो थीटा का मान है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री रख दीजिए, यहाँ भी 60 डिग्री रख दीजिए। जब आप रख दीजिएगा तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो जो टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप गणित में बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उस टेबल का जरूरत बहुत है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो टेबल है अभी भी टाइम है आपके पास, वो टेबल आप लोग याद कर लीजिए। आपको त्रिकोणमिति से जो डर लगता है वो डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो हमको मान पता था तो हम यहाँ पे रख दिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता होगा फिर भी आपसे नहीं बन पाएगा जब तक आपको टेबल नहीं याद होगा। तो इसीलिए टेबल आप लोग याद कर लीजिए, हमारे बात को मजाक में मत लीजिए, सीरियस में लीजिए अब, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है और आप लोग टेबल याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रख देना है, कोस 60 डिग्री का, और छोटा सा एक बट्टा का जोड़ बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है पुनपुन, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है यमुना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की जीन किसका बना होता है? यहाँ पे बताना है कि जो जीन होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन है डीएनए का, बी ऑप्शन है आरएनए का, सी ऑप्शन है प्रोटीन का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो जो जीन होता है वो डीएनए का भी बना होता है, आरएनए का भी बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, यानी ये तीनों से मिलकर बना होता है ये जीन, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जीन क्या करता है कि जो माता पिता का गुण होता है, लक्षण होता है, वही उनके संतानों में ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो ये जीन करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 20 जनवरी, बी ऑप्शन है 15 फरवरी, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 15 अगस्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस पर ही
यहाँ पे अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेफ्टी लैंप है इसके आविष्कारक का नाम आपको बताना है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किए हैं? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करना है आपको? जो ये a है इसी का मान आपको निकालना है। ये प्रश्न देखने में आपको भारी लगता होगा, लेकिन जब हम बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि ये इतना आसान कैसे है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर यहाँ पे 0। हमको a का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए -1 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारा? 2 sin स्क्वायर a और बराबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये माइनस जब बराबर के उधर जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच गया? अब sin स्क्वायर a बराबर, अब इधर क्या बच गया हम लोग का? क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके भाग करेगा। भाग करने का मतलब ये क्या हो जाएगा? बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, जब स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 1 बट्टा यहाँ पे 2। फिर इधर क्या बच गया? sin a बराबर, अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल निकलेगा तो g निकलेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये रूट से बाहर निकल गया। 2 का वर्गमूल निकलेगा, ये रूट दोनों के लिए है, 1 के भी लिए है और 2 के लिए भी है। तो 1 का वर्गमूल निकल गया, तो ये रूट से बाहर हो गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। और यहाँ पे देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/√2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, ए बराबर कितना निकल जाएगा? यहाँ पे 45 डिग्री निकल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो समझ में आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? विवेचक निकालना है। तो विवेचक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो अभी से भी आप लोग याद कर लीजिए। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे b का मान रखिए, a का मान रखिए, c का मान रखिए। तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b का मान होगा, जिसमें x नहीं रहेगा वो क्या होगा? यहाँ पे c का मान होगा। तो a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान -4 है और c का मान यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है? फॉर्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है? -4 है, तो यहाँ पे -4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो -4 है तो 4, और यहाँ पे a का मान 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और c का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे -4 का यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि -4 यहाँ पे 2 बार गुणा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी -4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 8 तरीका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24। 16 में से जब 24 घटेगा कितना बचेगा? यहाँ पे -8 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब यहाँ पे आपको विवेचक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी भी टाइम है, आप लोग क्या कीजिए? विवेचक का यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए। जितने भी गणित के फॉर्मूला है वो आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है फिरोज शाह, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है बिजली की इस्त्री में
किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की जो इस्त्री होती है जिसे हम लोग प्रेस भी बोलते हैं, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जो ये विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें निष्क्रिय गैस भरा होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहां चला था? ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहां चला था। भूमिगत का मतलब क्या होता है? मेट्रो, यानी जो जमीन के नीचे ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भूमिगत रेल कहां पे चला था? तो लंदन में चला था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये प्रश्न सेंटअप परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फूल बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर के नाम में से ये दिल शब्द किसने गायब कर दिया? तो निर्मला ने गायब कर दिया। और निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? इसमें से आपको पता करना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 क्या होती है? एक और 2 के सिवा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। 3 हो गया, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे जब 9 लीजिएगा तो क्या होगा? 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, यानी एक और खुद से कट गया, लेकिन यहाँ पे 3 से भी कट जाएगा। तो 9 क्या हो गया? यहाँ पे भाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ पे हमको पता करना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन अभाज्य संख्या है, इसमें तो दिया ही नहीं है। इसको कर लीजिए यहाँ पे 23, यहाँ पे देखिए इसको क्या कर लीजिए 23। तो यहाँ पे देखिए 25 क्या होगा? 1 से कटेगा, 25 से कटेगा, साथ में ये 5 से भी कटेगा। तो ये भाज्य संख्या है। 30 भी क्या कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 5 से, 6 से, यानी बहुत ही संख्या से कटेगा। तो ये भी भाज्य होगा। लेकिन 23 यहाँ पे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा। और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो हम आपको बता चुके हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और यहाँ पे देखिए भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का भी बैंक बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है एलपीजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन का मतलब क्या होता है? एक अच्छा ईंधन क्या है? तो एलपीजी है। एलपीजी क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हमारे सिलेंडरों में होता है। और यहाँ पे देखिए इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और ये एक गंधहीन गैस होता है। जो एलपीजी होता है वो एक क्या होता है? गंधहीन गैस होता है। इसमें गंध नहीं पाया जाता है। तो इसमें गंध के लिए कौन सा यहाँ पे क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली प्रयोग कहां पे किए? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए? तो कहां किए? दक्षिण अफ्रीका में किए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए cos π/3 का मान होगा। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि cos π/3 का, यहाँ पे आपको अगर मतलब पता हो π/3 का क्या मतलब होता है, कितना डिग्री होता है, तो आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस आप लोग रख दीजिए π/3 है यानी 180 डिग्री बटा 3। अब इसको कटा लीजिए, 3 × 18 यानी 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया, ये cos 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल जी ने किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की कौन सा भाषा सभी भाषाओं का अग्रज है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रज है, तो जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं का अग्रज है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप लोग क्या कीजिए, लिख के याद कर लीजिए। अब परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग बिल्कुल भी न सोइए, सुबह 5 बजे उठिए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद अगर आपका कोचिंग है तो कोचिंग जाइए, अगर कोचिंग नहीं है आप फ्री हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि जो टेस्ट में जो आपको नहीं याद है उसे आप लोग लिख के याद कीजिए। और सुबह वाला जो टाइम होता है वो आपको क्या करना है, उसमें आपको लिखने वाला कार्य नहीं करना है, यानी जो पढ़ाई होता है उसमें लिखा भी जाता है तो उसमें लिखिए मत। जो आपका प्रश्न है सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए सुबह, ऐसी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो सुबह आप लोग अगर लिखते हैं तो लिखिएगा मत, सुबह का जो टाइम होता है वो याद करने वाला टाइम होता है। अगर सुबह किसी चीज को आप याद कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी याद होता है। और यहाँ पे देखिए आप एक बार याद करके छोड़ दीजिएगा किसी चीज को तो 7-8 दिन या 1 महीने या 15 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो अपने आप डिलीट हो जाता है दिमाग से। तो आपको क्या करना है, उसको हमेशा, कितने बच्चे को बोलते हैं कि सर हमें हमेशा याद नहीं होता है, तो हमेशा याद करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जिसे याद करते हैं उसे कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिख के आपको क्या करना है, याद करना है। और एक हफ्ता में एक दिन ऐसा दिन बनाइए जिस दिन आप रिवीजन कीजिए। सभी का आपको क्या करना है, एक बार आपको याद फिर से नहीं करना है, उसको एक एक बार पढ़ लेना है। तो आप लोग एक हफ्ता में उसको एक एक बार पढ़ते रहिएगा, तो ऐसे आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो ये ट्रिक आप लोग अपनाइए और सुबह आप लोग 5 बजे उठने का कोशिश कीजिए। अब ज्यादा दिन नहीं उठना है आपको, 2 या 2.5 महीने ऐसे ही उठना है और तैयारी करना है आपको। और आपको क्या करना है, सुबह का जो टाइम है उसमें आपको केवल याद करने का काम करना है और दिन में आप लोग लिखिएगा और सुबह में आप लोग याद कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, मिक्स टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे होता है। तो ये सभी क्लास आप लोग कर सकते हैं और मैट्रिक में काफ़ी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है उसको भी आप लोग ऑल पे दबाइए। जब तक आप ऑल पे नहीं दबाइएगा तब तक जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।